नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हर हेडलाइन में है, हर चुनावी वादे में है, लेकिन फिर भी शायद हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं गरीबी की। हमारे पास जो सामग्री है वो इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक तरफ तो हम चांद पर पहुंचने की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश में करोड़ों लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि गरीबी क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये काम कैसे करती है, इसकी मशीनरी क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस चक्र को सच में तोड़ा जा सकता है। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का मामला नहीं है। ये अवसरों की, सम्मान की और कह सकते हैं कि भविष्य की कमी का मामला है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा इस तरह पीछे छूट जाता है तो असल में पूरा समाज ही अपनी रफ्तार खो देता है। तो आज की हमारी कोशिश इस समस्या की गहरी परतों को खोलने की होगी। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, गरीबी। जब हम ये कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है, शायद पैसों की कमी की। लेकिन ये तो बस शुरुआत है ना। हाँ, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। असल में गरीबी का मतलब है जब किसी को पौष्टिक खाना ना मिले, रहने के लिए एक महफूज छत ना हो, बीमार पड़ने पर इलाज की कोई उम्मीद ना हो और बच्चों के लिए स्कूल जाना एक सपने जैसा हो। जब किसी इंसान की जिंदगी इन बुनियादी जरूरतों के बिना गुजर रही हो तो वो गरीबी में जी रहा है। के जाले की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर एक परिवार के पास साफ पानी नहीं है तो बच्चे बार बार बीमार पड़ेंगे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर स्कूल नहीं गए तो अच्छी पढ़ाई कैसे होगी, और बिना अच्छी पढ़ाई के आगे चलकर अच्छा काम मिलना वो लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहीं से वो चक्कर शुरू होता है जिसे गरीबी का जाल कहते हैं। एक समस्या दूसरी को जन्म देती है और इंसान उसी में फंस के रह जाता है। और जब हम भारत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये जाल कितना बड़ा और गहरा है इसका अंदाजा होता है। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों जिंदगियां हैं। बिल्कुल, ही कहानी कहती हैं। ये बहुत अहम फर्क है। ग्रामीण गरीबी ज्यादातर कह सकते हैं कि मौसमी बेरोजगारी और जमीन न होने से जुड़ी है, लेकिन शहरी गरीबी एक अलग तरह की चुनौती है। यहाँ लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन रहते ऐसी जगहों पर हैं जहाँ ना साफ सफाई है, न सुरक्षा। यहाँ गरीबी का मतलब सिर्फ कम आमदनी नहीं, बल्कि एक आम मानवीय माहौल में जीने की मजबूरी भी है। नतीजा दोनों का एक ही है, इंसान अपनी गरिमा और भविष्य से समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। ये परिभाषा तो बहुत साफ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी क्यों नहीं हो पाती। आखिर इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं? अगर हम कारणों को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है बेरोजगारी। जाहिर है, काम नहीं तो पैसा नहीं। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। भारत में समस्या सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अल्प रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें या तो साल में कुछ ही महीने काम मिलता है या फिर इतना कम पैसा मिलता है कि वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर ही नहीं निकाल पाते। अच्छा। एक दिहाड़ी मजदूर जो महीने में सिर्फ 15 दिन काम करता है, वो कागजों पर रोजगार वाला कहलाएगा, लेकिन हकीकत में वो गरीब ही रहेगा। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब काम होना ही काफी नहीं है, काम का अच्छा होना भी जरूरी है। दूसरा कारण बताया जाता है अशिक्षा। ये तो सीधा सीधा जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल, लेकिन अशिक्षा का असर सिर्फ नौकरी मिलने या ना मिलने तक सीमित नहीं है। एक अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता, वो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाता, वो बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया नहीं समझ पाता। एक तरह से शिक्षा की कमी उसे उस सिस्टम का हिस्सा बनने से ही रोक देती है जो उसे ऊपर उठा सकता है। सही का। अब एक तीसरा कारण है जिस पर बहुत बहस होती है, जनसंख्या वृद्धि। कहा जाता है कि बढ़ती आबादी की वजह से संसाधनों पर दबाव पड़ता है। हाँ, ये एक पहलू है। जब आबादी तेजी से बढ़ती है तो स्कूल, अस्पताल, नौकरियां, हर चीज पर दबाव महसूस होता है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। मतलब अगर हमारी युवा आबादी को सही शिक्षा और स्किल दी जाए तो यही आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो सवाल सिर्फ आबादी का नहीं है, सवाल उस आबादी को एक हुनरमंद ताकत में बदलने का है। अगर हम इसमें नाकाम रहते हैं तो यही ताकत एक बोझ बन जाती है। मतलब ये एक दो धारी तलवार है।
चौथा कारण है भ्रष्टाचार। ये एक ऐसा शब्द है जो हम हर रोज सुनते हैं। गरीबों के लिए योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उन तक पहुंचती नहीं। और यहाँ भी हमें भ्रष्टाचार के दो स्तरों को समझना होगा। एक है ग्रैंड करप्शन, यानी हजारों करोड़ के बड़े बड़े घोटाले जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, और दूसरा है पेटी करप्शन, मतलब जमीनी स्तर पर छोटी मोटी रिश्वतखोरी। और रिसर्च ये दिखाती है कि गरीबों की जिंदगी पर ज्यादा असर इस दूसरी तरह के भ्रष्टाचार का पड़ता है। राशन कार्ड बनवाने से लेकर बच्चे का एडमिशन करवाने या पेंशन पाने तक उन्हें हर कदम पर छोटी छोटी रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है। ये उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है और सिस्टम से उनका भरोसा ही खत्म कर देता है। और आखिरी और शायद सबसे जटिल कारण है सामाजिक असमानता, यानी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव। ये कैसे गरीबी को मजबूत करता है? इसे ऐसे देखिए कि सामाजिक असमानता कुछ लोगों के लिए दौड़ शुरू होने से पहले ही उनकी राह में दीवारें खड़ी कर देती है। एक दलित बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा पाना आज भी एक सवर्ण बच्चे के मुकाबले ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एक महिला को पुरुष के बराबर काम के लिए कम पैसे मिल सकते हैं। ये भेदभाव उन्हें अच्छे मौकों तक पहुंचने ही नहीं देता। तो ये सिर्फ आर्थिक मसला नहीं रह जाता, ये एक सामाजिक ढांचे का सवाल बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी को बनाए रखता है। ये सारे कारण मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जिसे उनका बचपन छिन जाता है और वो बाल मजदूरी करने लगते हैं। सही खाना ना मिलने से कुपोषण और बीमारियां फैलती हैं जो देश की सेहत पर बोझ बनती हैं। और इसका सबसे बुरा असर अक्सर घर की महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है, जिनका शोषण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसमें एक बहुत ही दर्दनाक बात है। गरीबी एक ऐसी जंजीर है जो विरासत में मिलती है। इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। कल्पना कीजिए एक बच्ची की जो कुपोषण की शिकार है। उसका दिमागी और शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। वो स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाएगी। जैसे तैसे बड़ी होकर उसे कम पैसे वाली कोई मजदूरी मिलेगी। जब वो माँ बनेगी तो वो खुद कमजोर होगी और शायद अपने बच्चे को भी पौष्टिक खाना नहीं दे पाएगी। और फिर कहानी वहीं से शुरू हो जाएगी। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो एक पीढ़ी की मजबूरी को अगली पीढ़ी की किस्मत बना देता है। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। पर अच्छी बात यह है कि हर ताले की कोई ना कोई चाबी जरूर होती है। तो अगर समस्या इतनी जटिल है तो इसके समाधान भी उतने ही सोचे समझे होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। समाधान की बात करें तो सबसे पहली आवाज आती है शिक्षा की। जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये लाइन हम सब ने सुनी है। हाँ, लेकिन अब हमें इससे एक कदम आगे सोचना होगा। सिर्फ स्कूल में नाम लिखवाना काफी नहीं है। हमें शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को आज के जमाने के लिए तैयार कर रहा है? क्या उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान मिल रहा है या कोई हुनर भी सिखाया जा रहा है? गुणवत्ता वाली शिक्षा ही वो चाबी है जो असल में अवसरों के दरवाजे खोलती है। बिल्कुल। दूसरा उपाय है रोजगार के मौके बढ़ाना। इसमें स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट की बात भी आती है। और यहाँ सबसे जरूरी है मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाना। मतलब हम युवाओं को वो हुनर सिखाएं जिनकी बाजार में सच में जरूरत है। ऐसा न हो कि हम लाखों लोगों को एक ही चीज की ट्रेनिंग दे दें और बाजार में उतनी नौकरियां ही ना हो। इसके साथ साथ छोटे कारोबार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, ताकि लोग नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। सही बात है। तीसरा और बहुत ही अहम उपाय है सरकारी योजनाओं का जमीन पर ठीक से लागू होना। योजनाएं तो बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंचे ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? इसका एक बड़ा जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, जिससे बीच के बिचौलिए खत्म हो जाते हैं। योजनाओं की सही निगरानी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हमें ये पक्का करना होगा कि योजनाएं उन लोगों के लिए बन रही हैं और उन तक पहुंच भी रही हैं जिन्हें इनकी सबसे
जब उसे स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं तो परिवार अपने आप संतुलित होते हैं। यह एक अधिकार का मामला भी है, सिर्फ एक नीति का नहीं। और आखिर में पांचवा उपाय हम सबसे जुड़ा है, एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी भूमिका। कहा जाता है कि छोटी छोटी मदद भी बड़ा बदलाव ला सकती है। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर की गई मदद किसी एक परिवार के लिए जिंदगी बदल सकती है, लेकिन एक समाज के तौर पर हमारी भूमिका इससे भी बड़ी है। हमारी भूमिका है सवाल पूछने की, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने की और एक ऐसा माहौल बनाने की जहां भेदभाव की कोई जगह ना हो। जब हम ये सब करते हैं तब हम सिर्फ किसी की मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि उस समस्या की जड़ पर चोट कर रहे होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि गरीबी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं है। ये एक जटिल जाल है जिसे बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव जैसे धागे मिलकर बुनते हैं। ठीक है। और इसके नतीजे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर तय करते हैं। लेकिन ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। बिल्कुल। अगर गुणवत्ता वाली शिक्षा, सही रोजगार, ईमानदारी से लागू की गई योजनाएं और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी एक साथ काम करें तो इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। एक बहुत ही दमदार बात हमारी सामूहिक जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जहां भविष्य में किसी को भूखा रहना ही ना पड़े और किसी बच्चे को अपनी पढ़ाई के लिए किसी की मदद का मोहताज ही ना होना पड़े।